ईरान जी को जो है वो कई तरीके से हमने ईरान को दुश्मन बना लिया। ईरान ने भी कह दिया कि अब जो है जो हॉर्मुज है वहां से कोई भी जहाज चीन के सिवा नहीं गुजरेगा। जो हमारा इतना बड़ा समर्थक था, जो ये देश था ईरान, वो हमारे लिए मित्र राष्ट्र था हमारा एक तरह से। हर जगह कश्मीर का मसला हो या कोई और मसला हो, हर जगह उसने साथ दिया, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दिया। तो एक तो ये इजराइल गए प्रधानमंत्री और इजराइल जाकर के जो घटनाक्रम हुआ उससे ईरान को परेशानी है। कोई बयान नहीं दिया खामेनेई के निधन के बाद, उससे परेशानी है ईरान को। और अब ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जाना, सैनिकों को मार दिया जाना अमेरिका के द्वारा हमारे घर के पास जो हमारा मेहमान था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हमारी दुश्मनी और बढ़ती नहीं जा रही है? जी बिल्कुल है, हमारी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। सभी को नमस्कार। और सुनील सर ने बड़े गहरे विस्तार से इसको बताया। देखिए, अगर हमने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया है तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि चीन को हमने अधिक घातक बना लिया है। क्योंकि ईरान का सपोर्ट हमारे पास था, तो अगर ईरान का सपोर्ट हम खो देंगे तो चीन अधिक और अधिक घातक हो सकता है हमारे पास। क्योंकि फिर ईरान और चीन तो और नजदीक आ जाएंगे ना। ईरान और जितना चीन से ईरान का रिश्ता है उससे ज्यादा भारत से रिश्ता था। लेकिन अब हमारे पड़ोस में हमारी रक्षा में कौन आएगा, हमारे साथ कौन खड़ा होगा? हम तो उनके साथ खड़े हो गए जो यहाँ पर हैं ही नहीं। देखिए, आज पनडुब्बी को जिस ढंग से टारपीडो किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। और जो हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि भारत को इस युद्ध में सीधे सीधे समेट लिया जाएगा, अब वो हो रहा है। भारत यूएई की निंदा करता है, यूएई की में घटी घटना की निंदा करता है, लेकिन खामनेई की शहादत पर कोई चिंता, उसकी हत्या किए जाने पर कोई बात नहीं करता। और निश्चित रूप से ईरान के लोग, ईरान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ईरान के जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि भारत से एक बेहतर कमेंट की, बेहतर प्रतिक्रिया की वो उम्मीद कर रहे थे इतनी बड़ी घटना के बाद। लेकिन भारत की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो हुआ है वो हुआ ये है कि अमेरिका पूरी तरह से बेइज्जत हो गया, और जो बाकी है वो बेइज्जत हो जाएगा। बोलिए कैसे? आर्थिक स्तर पर अमेरिका जितना लॉस उठा रहा है, अभी उसको पैसे की जरूरत होगी। अनुमति भले ही अमेरिकी कांग्रेस से आपको न मिले, आपकी ट्रंप साहब अपनी संसद से न ले, लेकिन पैसा तो उसके लिए तो मंजूरी के लिए जाना होगा। और बहुत मुश्किल है कि उनकी संसद उनको पैसा दे। और बोर्ड पीस जो बनाया है, पीस बोर्ड ने क्या बनाया है विनय सर जानते हैं बेहतर। बड़का वो बोर्ड बनाया है शांति के लिए, और शांति के बारे में उनकी धारणा है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, नॉट थ्रू वो बोर्ड। और वो बोर्ड ऐसा है हमारे पीएम केयर्स की तरह है। हमको तो लगता है सारा पीएम केयर्स का पैसा भी जा सकता है। पता नहीं, मैं हल्के मिजाज में कह रहा हूँ, होली का दिन है, क्या पता पीएम केयर्स को भी लूट ले। ये लोग तो सोमनाथ को तो लूट ही लिए थे, पीएम केयर्स को लूट लें, क्या फर्क पड़ता है? जहां पैसा जमा होगा वही नहीं लूटेंगे। और तो खर्चा अगर कांग्रेस से नहीं मिलेगा, लेकिन क्या वो इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि अर्थ संकट गुजरेगा तो आर्थिक रूप से भी क्षति है। तो हो गया। राजनीतिक रूप से इतना अकेला अमेरिका पहले कभी नहीं था। अमेरिका तो गांव का वह कुल्लू बाबू है, मतलब कुलीन कुलीन। अमेरिका गांव का वह कुल्लू बाबू है जिसके पीछे 4-5 लठे तो अपने मामा के घर का खाना खाकर चलते रहते थे। एक कुल्लू बाबू ने टुल्लू बाबू हो गए। हाँ, तो 4-5 लठे तो अपने घर वो में एक खाते एक थे और गुड़ उनके। भाई, एक टुल्लू टुल्लू है, हैंड पैक आया करता था, मालूम है ना, टुल्लू पंप। जी 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 ये जी जी। टुल्लू पंप हो गए। हाँ, तो वही, अब तरह तरह के नाम इनको मिलेंगे। तो अब ये इस तरह से जा रही है, युद्ध अपराधी है निश्चित रूप से। तो ये वहां से हो गए। राजनीतिक रूप से इतने अकेले ये कभी नहीं हुए। अब इनके साथ कौन है? अब तमाम देश, भारत भले ही नेटो सदस्य की तरह व्यवहार कर रहा हो, लेकिन नेटो सदस्य इनके चंगुल से बाहर जाने के लिए छटपटा रहे हैं। इनका रिजम चेंज तो छोड़िए, चाहते क्या थे?
चाहते ये थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डॉक्ट्रिन था ट्रूमैन का, उस डॉक्ट्रिन के माध्यम से उसको हाथ में लेकर के पूरी दुनिया की ये लोग पुलिसिंग करना चाहते थे और कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए ट्रूमैन पॉलिसी का डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल हो रहा था। आज वो है नहीं। तो एशिया पर इनका, यूरोप पर तो इनका वैसे ही दादागिरी प्रभाव है, यूरोपीय संघ को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। बचा एशिया। एशिया में दो देश ऐसे हैं जिसकी बहुत अधिक आबादी है, भारत और चीन। ईरान की आबादी कितनी है? 9 से 9.5 करोड़। भारत और चीन की आबादी बहुत जबरदस्त है और आबादी भी एक संपद है। इसके पास न सिर्फ आबादी है बल्कि प्राकृतिक संसाधन भी काफी हैं। तो चीन की तरफ बढ़ने की इनकी अभी हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन अंततः इनकी लड़ाई यही है कि यूरोप को तो अपने कब्जे में कर ही लिया है, एशिया को अपने कब्जे में साधने के लिए ये मिडिल ईस्ट में, यानी कि पश्चिम एशिया में, इजराइल नाम के एक गुंडे को, क्या बताएं हम, अभी ऐसी भाषा आ रही है, उसको कोतवाल बना दिया है कि पूरे एशिया पर को तुम अनुकूल करो, और उसके साथ भारत को भी लगाया जाएगा। पाकिस्तान तो है ही इसमें, लेकिन पाकिस्तान चीन के कब्जे में अधिक आ गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बागडोर इन्होंने अपने हाथ में ली थी पूरी दुनिया की पुलिसिंग की, वो इनके हाथ से फिसल रहा है। इनका नुकसान क्या होगा, ये अपने आप को जिस ढंग से जो ईरानियन जो आर्म फोर्स के अधिकारी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। अब तक यही था कि अमेरिका सीधी लड़ाई में नहीं जाता है, किसी को आगे करके जाता है, और जाता है तो ये अपनी छवि बना के आए थे कि हम जो है सो अपने व्यापार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम कुछ भी कर सकते हैं, सक्षम है। मदुरै को जिस ढंग से उठा लिया, सुपरसोनिक का इस्तेमाल कर लिया। अब कहते हैं कि उसी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनके आकाश को उड़ा दिया गया। ये जो इनका जो रडार था कि अर्ली सिग्नल जो देता था, वो उनका जिसको हटा दिया गया, जिसको उड़ा दिया गया, कि क्या अपग्रेडेड जो अर्ली रडार था इनका, और कुछ उसमें है, तो वो सुनते हैं कि 5000 किलोमीटर दूर को पढ़ लेता था। इनका आकाश पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। जब आकाश असुरक्षित हो गया तो ये जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं। और सुनील सर, अब ध्यान देंगे कि अगर पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है और अन्य चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जल सीमाओं का, तो कल को हमारे भौगोलिक क्षेत्र का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और हमारे पास तो बहुत सारे नौजवान ट्रेंड मिलिट्री खाली पड़े हैं। अभी जमीन पर वहां बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए जरूरत होगी तो वहां जा सकते हैं अलग अलग भेष में, ईरान से इजराइल के विस्तारवादी नीति को सहायता देने के लिए। उदाहरण होगा बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश की कहानी अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लाठी वाले तो करोड़ों की संख्या में है ना, तो लाठी वाले तो जा ही सकते हैं। नहीं सर, मैं जो बात कर रहा हूं उधर ध्यान दीजिए। आप चड्डी की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी जो हमारे रिटायर हुए हैं ना भाई कुछ लोग, अग्निवीर, अब कहने की जरूरत क्या है, उनके लिए ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट की जगह हो सकती है। वहां जब विचारधारा को लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि जिस प्रकार से हमने मुक्त बांग्लादेश किया था, उसी प्रकार से पूरा फिलिस्तीन को कब्जा करने में इजराइल की हमने मदद की है, क्या हो सकता है? अरे होली का दिन है, थोड़ा आए बाएं सोचिए ना जी। होली के दिन में, होली के दिन की हम ये बात करें, और ये संभावनाएं हैं वैश्विक स्तर पर। मैं कोई असंगत बात नहीं कर रहा हूं, मैंने होली की चर्चा तो पर्व ऐसे कर दी, लेकिन वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में और जो मिलिट्रीवादी जो है इनकी विचारधारा में आज कोई अंतर नहीं रह गया। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि जिस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी को याद किया जाता है, उसी प्रकार से इनको याद किया जाएगा। दुर्भाग्य से साथ में हम लोगों का भी नाम होगा। बार बार इस बात को खंडित किए जाने की जरूरत है कि हमें युद्ध में घसीटा जा रहा है या हम युद्ध में शामिल है। अगर हमारी सरकार इस बात को स्पष्ट नहीं करती है, इसका खामियाजा पूरे देश को भोगना होगा और उसके आंसू की कीमत पूरे देश को चुकानी होगी। जी।